और प्रहार में इस वक्त की बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कोर्ट के आदेश के बाद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, उनके शिष्य मुकुंदानंद और 2-3 अज्ञात पर एफआईआर दर्ज की गई है। प्रयागराज के झूसी थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब पूरे मामले को खंगालेगी। आपको बता दें कि बच्चों से यौन शोषण के आरोप में शंकराचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है, जिस पर कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था और अब पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर की जांच रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर आशुतोष ब्रह्मचारी ने नाबालिगों के साथ आश्रम में यौन शोषण का आरोप लगाया था। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है और ये सब कुछ कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है। अब जिन 2 बच्चों से यौन शोषण का केस शंकराचार्य पर लगा है, उन दोनों बच्चों ने वीडियोग्राफी के साथ कोर्ट में अपना बयान भी दर्ज करवाया। शाकुंभरी पीठाधीश्वर आशुतोष ब्रह्मचारी ने एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच करने की मांग को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की थी। ऐसे में कोर्ट ने आदेश दिया और उसके बाद शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ गईं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है, पूरे मामले को बेबुनियाद और झूठा बताया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि आरोप लगाने वाला हिस्ट्री शीटर है, उन्हें टारगेट किया जा रहा है, फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। कोर्ट में पहले ही दिन पूरी साजिश की पोल खुलेगी, जल्द ही सच्चाई सबके सामने आएगी। गौ माता की जो आवाज हम उठा रहे हैं, इस आवाज को बंद करने के लिए सारे प्रयत्न हो रहे हैं। उन्हीं में से एक प्रयत्न ये भी बिना जांच के खारिज कर दिया। इसलिए मुकदमा दर्ज होकर के उस पर जांच होकर के दूध का दूध पानी का पानी होना, यही प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया बिल्कुल सही है। हम स्वागत करते हैं। आगे कार्रवाई आप आगे को कैसे तैयारी करेंगे? हमारी क्या तैयारी है? देखिए, जो सच है उसको क्या तैयारी करना है। उन्होंने झूठा केस बनाया है और उन्होंने कल हमारे अधिवक्ता ने आप लोगों को बताया था कि उन्होंने 2 एफिडेविट दाखिल किए हैं, दोनों में 2 कहानी है। यहीं से मामला खत्म हो गया। एक व्यक्ति शपथ पत्र पर 2 कहानी देता है, इसका मतलब उसकी एक कहानी तो झूठी है ना। आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। तो और बाकी जो कहानी में जो कमजोरी होगी वो वकील वहां पे खड़े होकर कोर्ट में बताएंगे, उसको हम कैसे आपके सामने बताएं। इसलिए कोई इसमें बाधा नहीं है। ये बिल्कुल उचित है। जो प्रक्रिया है उसका पालन किया जाना चाहिए और हम लोग न्यायालय में जो बाधा आ रही है उसको फेस करेंगे। ऐसी क्या बात है? हम थोड़े आदित्यनाथ हैं कि हमारे ऊपर का मुकदमा हटवा लो, ऐसी जरूरत नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई आक्षेप है तो हम भी उसका सामना करेंगे जैसे आम लोग करते हैं। ऐसी क्या बात है? और हमको अपनी न्यायपालिका पे भरोसा है और अपनी सच्चाई पे भरोसा है। जो आशुतोष नाम के व्यक्ति हैं, उनका हिस्ट्री शीटर के रूप में नाम शामली जिले के कांधला थाना, उत्तर प्रदेश का शामली जिला है, उसका कांधला थाना है, उसमें दर्ज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भुक्तभोगी हैं, जो कह रहे हैं हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया, हमारे ऊपर इन्होंने झूठा केस किया। इनकी ये प्रवृत्ति ही है, झूठा केस दर्ज करना और उगाही करना, लोगों को परेशान करना। इसी से इनका परिवार चल रहा है। ऐसे लोगों को रामभद्राचार्य, जो अपने आप को जगत गुरु कहते हैं, वो चेला बनाते हैं और चेला बना करके शंकराचार्य, जो सनातन धर्म का सर्वोच्च गुरु है, उसके ऊपर आरोप लगवाते हैं। अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य मुकुंदानंद गिरी इस पूरे मामले में आरोपी हैं। 2 से 3 अज्ञात लोगों का नाम है। कोर्ट के फैसले के बाद शंकराचार्य की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। शंकराचार्य ने शिकायत दर्ज कराने वाले पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि सब साजिश के तहत हुआ। इस पूरे मामले में याचिकाकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने कहा कि अब अविमुक्तेश्वरानंद के कर्मों का हिसाब होगा, जो अपने शिष्य के साथ मिलकर छोटे बच्चों के साथ घिनौनी हरकत को अंजाम दे चुके हैं। माननीय न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश अविमुक्तेश्वरानंद जैसे घिनौने कुकर्मी कालनेमी के खिलाफ और उनके शिष्य मुकुंदानंद के खिलाफ आदेश दिए हैं और यह आदेश उन नाबालिग बच्चों के लिए, उन न्याय के मंदिर में मिला है। प्रथम दृष्टया में न्याय मिला है। क्या मामला था ये पूरा? देखिए, छोटे छोटे बच्चों के साथ अविमुक्तेश्वरानंद कुकर्म करते थे, लैंगिक अपराध करते थे और सबसे पहले इनके जो शिष्य है मुकुंदानंद, वह उस अपराध को करके दिखाता था, बताता था कि ऐसे ऐसे आप करिए और उसके बाद गुरु सेवा मिलेगी। जब बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ऐसा बताया जाता है गुरु में, तो उन्होंने भी उस तरह करना पड़ा उनको मजबूरी। कोर्ट ने आदेश सीधा सीधा एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ विवेचना
प्रथम पायदान तक आदेश दिया है कि जो सीढ़ियां, जो पेन ड्राइव हमने साक्ष्य के रूप में दिया है, इसकी सारी तहकीकात करके न्यायालय को भेजे। अब शंकराचार्य के खिलाफ लगे आरोपों पर कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने आरोप लगाया कि जानबूझकर सीएम योगी के इशारे पर सब कुछ हो रहा है। शंकराचार्य का अपमान देश के सनातनियों का अपमान है, हिंदू समाज का अपमान है। परम पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर जो इस तरीके के एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि ये सरकार की दूषित मानसिकता उजागर कर रही है। वो हमारे शंकराचार्य हैं और लगातार सरकार उनका अपमान कर रही है। और इस तरीके की दूषित मानसिकता आज ये समझ में आ गई कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस प्रकार से अपने ही इतने बड़े संत का अपमान कर रहे हैं। माघ मेले में जिनके बटकों की चुटियां खींची गई, जिनके वस्त्र फाड़े गए, 90 साल के बुजुर्ग सन्यासी को जूते से मारा गया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये देश कभी इन सब चीजों को कभी क्षमा नहीं करेगा। और योगी आदित्यनाथ जो जानबूझकर ये सब चीजें कर रहे हैं, जो स्वयं एक अपने आप को योगी बनते हैं, ये पूरे देश के सनातनियों का अपमान है और पूरे हिंदू समाज का अपमान किया। रुचि कुमार मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रुचि, इस पूरे मामले पर सियासत जो हो रही है सो हो रही है, लेकिन फिलहाल ये मामला है क्या, कितना गंभीर ये मुद्दा है और इसमें कितनी मुश्किलें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की बढ़ सकती हैं? कि जो ये एफआईआर है जो वहाँ झूसी थाने में प्रयागराज के दर्ज हुई है, शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद और उनके 2 लोग, एक अज्ञात हैं और उनके जो साथी उनके खिलाफ, तो इसमें तो बहुत गंभीर आरोप लगे हैं। पॉक्सो एक्ट लगा हुआ है, 2 बटुकों की तरफ से एफआईआर है और ये भी कहा गया है कि इनमें से एक बटुक जब उसके साथ यौन शोषण हुआ तो वो भी नाबालिग था और दूसरा भी नाबालिग है। ये भी आरोप लगे हैं कि बाकी लोगों के साथ भी वहाँ पर यौन शोषण होता है। तो जितने गंभीर आरोप हैं, तो जो शंकराचार्य है अविमुक्तेश्वरानंद, उनकी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि फिलहाल जो एफआईआर हुई है, अब साक्ष्य जमा करने का काम हो रहा है, बयान लिए जाएंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्योंकि धाराएं बहुत ज़्यादा गंभीर हैं इस एफआईआर में, तो अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद चाहे कहें कुछ, लेकिन उनकी दिक्कतें आने वाले दिनों में बढ़ सकती हैं। बिल्कुल ठीक है, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। अविमुक्तेश्वरानंद कह रहे हैं उनको फंसाने की कोशिश की जा रही है, सियासत भी जमकर हो रही है, लेकिन यह भी सच है कि कोर्ट के आदेश के बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आप बने रहिएगा रुचि हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे क्योंकि अगली खबर भी उत्तर प्रदेश से ही जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 5 दिनों के विदेश दौरे पर जा रहे हैं। सिंगापुर और जापान का ये दौरा है। पहला पड़ाव सिंगापुर में है, जबकि दूसरा पड़ाव जापान में है। यूपी को ग्लोबल लेवल पर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के टारगेट को लेकर सीएम योगी का ये दौरा है, जिसमें वो कई मैराथन बैठकें करेंगे। यूपी में बेहतर निवेश के लक्ष्य को भेदने की कोशिश करेंगे। साल 2017 के बाद सीएम योगी का ये पहला विदेश दौरा है, जो कई मायने में काफी अहम है। सीएम योगी दोनों देशों में निवेशकों और उद्योग डेलीगेट्स के साथ मिलेंगे और यूपी में बेहतर निवेश, तकनीकी सहयोग और औद्योगिक पार्क के नए अवसरों पर मंथन करेंगे। सीएम योगी सबसे पहले सिंगापुर पहुंचेंगे, जहां वो 2 दिनों के दौरे पर 25 से ज्यादा कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। तो वहीं 25 और 26 फरवरी को सीएम योगी जापान में 8 बड़ी कंपनियों की टीम से मिलेंगे। जापान में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। डिफेंस कॉरिडोर के सेक्टर में भी सीएम योगी यूपी में नए निवेश लाने के टारगेट पर जोर दे रहे हैं। सिंगापुर में सीएम योगी 25 कंपनियों से मीटिंग करेंगे। 23 और 24 फरवरी को सिंगापुर में सीएम योगी जिन मेन सेक्टर्स पर फोकस रखेंगे उनमें लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एग्री बिजनेस, क्लीन एनर्जी, एविएशन, इंजीनियरिंग, स्टार्टअप, हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क है। वहीं जापान में सीएम योगी 25 और 26 फरवरी को रहेंगे। वहां की 8 बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों से मिलेंगे। जिन सेक्टर्स पर विशेष ध्यान है वो है ऑटोमोबाइल निवेश और सप्लाई चेन, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन हाइड्रोजन, एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, रियल एस्टेट और हॉस्पिटैलिटी शामिल है।
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू में देर रात से चल रहा छात्रों का धरना आखिरकार खत्म हो गया है। वाराणसी के लंका थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद छात्रों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। दरअसल शनिवार देर रात बिरला हॉस्टल के सामने फायरिंग की सूचना पर सैकड़ों छात्र हॉस्टल के बाहर निकलकर चौराहे पर धरने पर बैठ गए और यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद हालात को संभालने के लिए कैंपस की बिजली काट दी गई। 6 थानों की पुलिस को बीएचयू कैंपस में तैनात किया गया। प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों का आरोप है कि फायरिंग के समय कैंपस में तैनात सुरक्षाकर्मी मौके से फरार हो गए थे। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चीफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीफ प्रॉक्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चीफ प्रॉक्टर इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा नहीं तो डूब मरो, डूब मरो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। चीफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। चीफ प्रॉक्टर मुर्दाबाद। अब छात्रों का आरोप है कि इस तरह की घटना की आशंका को लेकर छात्रों ने करीब 25 दिन पहले ही बीएचयू प्रशासन को लिखित सूचना दी थी। बावजूद इसके कैंपस में सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। 4 राउंड फायरिंग हुई है और दोनों लोग के हाथ में था असलहा। तपस बाइक चला रहा था, ऋषभ राय और ये पीयूष तिवारी। किसको लक्ष्य करके फायरिंग हुई है? सर हमें और हमारे मित्र रोशन मिश्रा, क्योंकि बकायदे वक्त पे हम ही दोनों वहीं पे थे। इसका कंप्लेंट जा रहा है मेरे प्रोक्टर के जो प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर है, हमारे वार्डन है सत्यप्रकाश सिंह सर, वो प्रोक्टोरियल बोर्ड के मेंबर थे। वो जब जानकारी दिए हैं उसके बावजूद भी आप गंभीरता से उस चीज को नहीं ले रहे, तो इसका मतलब आप सह दे रहे हैं। तो मेरी सिर्फ इतनी मांग है कि विश्वविद्यालय प्रशासन में चीफ साहब जो है, जिनको इसकी पूरी जानकारी थी, तो तत्काल प्रभाव से इस मामले की जिम्मेदारी लेते हुए पहले इस्तीफा दें। उनको पूरी जानकारी थी और स्थानीय प्रशासन से यही उम्मीद करते हैं कि वो कुछ संतोषजनक पहले करें। रुचि कुमार मेरी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। रुचि बताइए, इस पूरे मामले में क्या अपडेट है, क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई है और छात्रों का गुस्सा शांत हुआ कि नहीं? देखिए, एफआईआर हो गई है। जो हॉस्टल, 2 हॉस्टल्स हैं, ये यहाँ पे एक बिरला है, एक रुइया है, और इन दोनों हॉस्टल्स के जो छात्र हैं उनमें आपस में झगड़ा कोई नई बात नहीं है। अभी जनवरी में भी हमने देखा था कि दोनों लोग आपस में भिड़ गए थे और बहुत ज़बरदस्त रात में बीएचयू में बवाल हो गया था। कई थाने की पुलिस पहुंचनी पड़ी थी। फिर ये शिकायत थी कि एक हॉस्टल में अवैध रूप से लोग रह रहे जो पढ़ नहीं रहे बीएचयू में, तो हॉस्टल्स के कमरों में छापे पड़े थे। और अब ये फिर विवाद हुआ है इसको लेकर कि फायरिंग कर दी एक हॉस्टल ने दूसरे हॉस्टल के लड़कों पर। तो अब एफआईआर हो गई है, तो मामला शांत हो गया। जो धरना चल रहा था वो खत्म हो गया है और पुलिस का कहना है कि जिसने भी फायरिंग की है उसकी तलाश की जा रही है। सीसीटीवी, हालांकि एफआईआर हो गई है और भी जो लोग होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो छात्रों को समझा दिया गया है। तो फिलहाल शांति है बीएचयू में। शुक्रिया आपका रुचि तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर उत्तराखंड से है। देहरादून में बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ और प्राथमिक शिक्षा निदेशक अजय कुमार नौटियाल के बीच हुए विवाद को लेकर है। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है। पहले प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर ने एमएलए उमेश शर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें ऑफिस में घुसकर मारपीट, तोड़फोड़ और हंगामे का आरोप है। वहीं रायपुर से बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ की शिकायत पर प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर के खिलाफ रायपुर थाने में क्रॉस एफआईआर दर्ज कराई गई। इधर हंगामे और मारपीट के आरोपों से इनकार करते हुए बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि वो अपने क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल के नामकरण को लेकर अधिकारियों से बात करने पहुंचे थे, जहां बाहर से आए लोगों ने हंगामा किया। प्राइमरी एजुकेशन डायरेक्टर अजय नौटियाल ने बीजेपी विधायक पर गंभीर आरोप लगाए। उन्हें मारपीट में चोट भी लगी है। नाम परिवर्तन करवाना चाहते थे और जो कि हमारे स्तर का नहीं, शासन स्तर का मामला है। ठीक है। और हमने उनको बताया कि शासन स्तर से ये लंबित है, वहाँ भेजा हुआ है प्रकरण। बस इसी बात पे उनके साथ जो और जिनको लेके आए हुए थे उनके साथ उनके विधायक जी वहाँ मौजूद थे जब आप? बिल्कुल विधायक जी के साथ ही सब लोग आए थे। स्टाफ के लोगों ने विधायक को कमरे में बंद भी कर दिया था। स्टाफ के लोगों ने बंद नहीं किया, विधायक के लोगों ने कमरा बंद किया। विधायक ने कमरा बंद करवाया, विधायक लोग, स्टाफ ने बंद नहीं किया, स्टाफ ने खुलवाया। इस तरह की कोई धमकी वगैरह आपको? नहीं, कोई बात नहीं।
आज ही पहली बार विधायक जी में ऑफिस में आए। ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ विधायक को जो है उस वक्त मौके पर कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन विधायक को बंद नहीं किया गया, विधायक ने कमरा बंद किया अंदर। वारदात के बाद विधायक को उसके बाद की तो मैं तो चोट लग गई मुझे, तो लेके यहाँ आ गए। तो क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से? कुछ नहीं कहना चाहेंगे हम, क्या हुआ क्या नहीं उसकी बात की बात है। कुछ कार्रवाई करवाएंगे कोई थाने वाने में आप लोग? जो घटना घटी, घटना तो घटी है, तो उसकी कार्रवाई तो होगी। वहीं बीजेपी विधायक उमेश शर्मा ने कहा कि वो अपने क्षेत्र के एक प्राइमरी स्कूल के नामकरण को लेकर अधिकारियों से बात करने पहुंचे थे, जहां बाहर से आए लोगों ने हंगामा किया। कुछ कोई मारकुटाई नहीं, कुछ नहीं, वेल प्लान्ड एक जो अधिकारी रिटायर होने जा रहा है, ये सब उसकी प्लानिंग है। एक हमारे स्कूल है जिसको एक परिवार ने भूमि दी, भूमि निःशुल्क दी, वो परिवार का मुखिया गुजर गया। परिवार के लोग मांग कर रहे हैं लगातार 7-8 महीने से कि इस स्कूल का नाम उनके नाम से कर दें। उसमें मैंने कई पत्र लिखे, सिर्फ कल भी बदतमीजी करते रहे, आज मेरे सामने करते रहे। तब भी मैंने कहा आपने कोई लेटर लिखा तो मुझे दे दो। लेटर मंगाने के नाम के इन्होंने फोन किए, किनको किए वो आपके सामने जो वारदात हुई। भाई आके कुछ आदमी अंदर घुसाए और टेबल पे रखा इनका काले रंग का फोन और उठा के मेरे ऊपर मारा। आप देखो ना विजुअल, उसके चोटें भी लगी। अरे भाई उसके कहाँ लगी है, उस समय नहीं था। अफसर और सत्ताधारी दल के विधायक के बीच मारपीट का मामला थाने तक पहुंच गया तो विपक्ष ने बीजेपी विधायक को सरकारी कर्मचारी की मर्यादा का ख्याल रखने की नसीहत दे डाली। हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। यदि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम धरना कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, हम मंत्री के पास जा सकते हैं, मुख्यमंत्री के पास जा सकते हैं, हम विधानसभा में चीजों को उठा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिसके जरिए हम अपना दबाव पैदा करने का काम कर सकते हैं। किसी के साथ जिसमें मारपीट हो, और इसमें तो मैंने खून बहता हुआ देखा तो मुझे बहुत चिंता हुई। साधारण टांके लगे हैं लेकिन खून तो निकला है ना, बहुत चिंताजनक बात है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में कैद हो गया। दोनों ही तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। एक तरफ शिक्षा निदेशक हैं, वो ये कह रहे हैं कि विधायक के जो गुर्गे थे या उनके जो समर्थक थे उन्होंने ऑफिस में घुसकर गुंडागर्दी की है, मारपीट की है। जबकि विधायक उमेश शर्मा का ये कहना है कि वो तो अपने क्षेत्र के एक स्कूल के नामकरण को लेकर अधिकारियों से बातचीत करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान बाहर से आए लोगों ने हंगामा किया और हालात बिगड़ गए, जिसमें चोटें लगने की भी जानकारी है। और अब खबर अहमदाबाद से है, जहां शादी में राम भजन बजाने को लेकर अटैक शुरू हो गया। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विरोध किया। पथराव, तोड़फोड़, उपद्रवियों की भीड़ ने शादी समारोह में पथराव किया। बारातियों की कार में भी तोड़फोड़ की गई। भीड़ ने मारपीट की इस वारदात को अंजाम दिया है। पूरा का पूरा विवाद क्यों हुआ? क्योंकि बारात में राम भजन बज गया था, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय ने विरोध जताया और उसके बाद जो कुछ हुआ वो तस्वीरों में कैद हो गया। अहमदाबाद के सरसपुर इलाके में स्थित इसी वंदे मातरम पार्टी प्लॉट में बीती रात जो लग्न प्रसंग चल रहा था उस पर आसपास के लोगों ने आकर के हमला कर दिया। यहाँ पे बहस हुई पहले उनके बीच में और उसके बाद फिर पथराव कर दिया गया। यहाँ जो प्रसंग चल रहा था उस पर ये कहते हुए कि जो म्यूजिक बज रहा है उसको बंद कर दिया जाना चाहिए। जो लोग यहाँ पे आए थे बारात में, उनका ये आरोप है कि वो लग्न गीत बजा रहे थे और उसका विरोध करते हुए यहाँ आसपास के लोगों ने आकर के पथराव कर दिया। और ये लोग जो है मुस्लिम समाज के थे और आकर के इन्होंने जबरदस्ती जो प्रसंग है उसकी जो विधि है सारी उनको रोकने की कोशिश की। जो इस प्लॉट का दरवाजा है, सामने जो मेन गेट है, उसको बंद कर दिया गया। उसके बावजूद गेट क्रैश करके ये सब लोग अंदर आए और यहाँ पे पूरा आकर के जो गाड़ियां पार्क की हुई थी उनमें भी तोड़फोड़ मचाई और जो मंडप के अंदर प्रवेश कर गए और हाथापाई भी की, लोगों के साथ तोड़फोड़ मचाई। यहाँ पे पुलिस का ये कहना है कि दोनों जो समुदाय के लोग हैं उनके बीच में पहले कहासुनी हुई और बाद में फिर एक समुदाय के जो लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग, वहाँ आसपास के लोग भी यहाँ से आ गए और उनकी तरफ से यहाँ पे पथराव शुरू हो गया। पुलिस ने हालांकि ये कहा है कि यहाँ सुबह 6 बजे तक रह करके
पुलिस ने जो लग्न की पूरी विधि है उसको संपन्न करवाया।